दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। अविनाश सर, पहली कमेंट्री आपसे। सर, कैसे देख रहे हैं सर अभी की सिचुएशन को, और ख़ास तौर से ये जो डेवलपमेंट यूएई वाला हुआ, ये आगे चल करके क्या बाजार को परेशान कर सकता है? ये कितना बड़ा इवेंट देख रहे हैं या इसको आप नॉन इवेंट मान रहे हैं, और इससे क्रूड की कीमतों पे क्या लॉन्ग टर्म पे, मीडियम टर्म पे असर पड़ेगा? गुड मॉर्निंग विपुल। देखिए, मुझे लगता है कि बाजार का ये जो ओपेक का डेवलपमेंट है, ये डेफिनेटली एक बात संकेत दिखाता है कि यूएई अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा चौकन्ना हो गया है। वो डिमांड सप्लाई अपने आप ही तय करने की कोशिश करने की बात कर रहा है, और ये डेफिनेटली एक डिफरेंट अप्रोच है। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी ऑयल के प्राइसेस में आपको देखने को मिलेगी, और जिस प्रकार से अभी मेरे ख्याल से जो ईरान यूएस के वॉर के चर्चे हो रहे हैं, सोल्यूशन अभी भी निकला नहीं है। तो क्रूड उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वोलेटाइल और अनसर्टन रहेगा। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में क्रूड के प्राइसेस इस डेवलपमेंट से और भी बढ़े। मार्केट की बात करें तो विपुल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाजार अभी भी क्लियर नहीं है। हालांकि देखिए, बाजार आज ऊपर जरूर खुला है। दोपहर के सेशन में हमको देखना पड़ेगा कि कितना सस्टेन होता है, क्योंकि देखिए अभी फ्राइडे को छुट्टी है, उसके बाद थर्सडे को, कल शाम को इलेक्शन के ट्रेंड्स पता चलेंगे। तो मैं समझता हूं कि आने वाले 2-3 दिन बाजार के लिए बहुत वोलेटाइल रहेंगे। हालांकि देखिए, इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट बाजार पे नहीं आएगा, लेकिन मान के चलिए कि अगर बीजेपी जीतती है बंगाल में, तो बहुत ही एक पॉजिटिव सरप्राइज मार्केट को मिलेगा। मार्केट इसको बहुत अच्छी तरह से सेंटीमेंट वाइज ले सकता है। तो मेरे ख्याल से बहुत समय के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसका असर भी आपको अगले हफ्ते मंडे को देखने को मिलेगा। ग्लोबली मुझे लगता है मार्केट्स अभी भी एक रेंज में रहेंगे। जब तक 8-10 दिनों में कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है, तब बाजार इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेंज में ही रहेगा। रेंज में रहेगा बाजार अभी। ये हालांकि ये भी बहुत बड़ा मतलब राहत की बात है अगर रेंज में ही रहे तो। अंबाला मैम भी जुड़ चुकी है। अंबाला मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और अंशु सर, आपके पास आते हैं। कैसे देख रहे हैं आप बाजार को, और मई सीरीज से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। मई सीरीज की चाल कैसी रही है अब तक की, तो और उसके बाद से मैं चाहूँगा अंशु सर इस पर टिप्पणी करें कि क्या कुछ उम्मीदें उनकी मई सीरीज से लेकर के हैं। स्क्रीन पर प्लीज़ दिखा दीजिए मई सीरीज में कैसा रहा है बाजार। और अभी अगर देखें तो करीब 2021 में करीब 3% के आसपास की तेज़ी रही, 22 में फिर 6.25% का डाउन, 23 में जो है 2.25% फिर ऊपर, 24 में जो है हमने देखा कि ऑलमोस्ट फ्लैट, थोड़ी सी गिरावट, 2025 में 2.5% के आसपास की मजबूती रही है। तो क्या 2026 में उम्मीद करें जिस तरीके से ये एक बार तेज़ी एक बार मंदी का असर देखने को मिल रहा है सर, तो 2026 से आपकी उम्मीदें क्या हैं अंशु सर? देखिए, आपको पता ही है मैं परमानेंट ऑप्टिमिस्टिक और बुल आदमी हूँ। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि 24,206 आते हुए दिख रहा है। कल आते आते रुक गया एक्सपायरी प्रेशर की वजह से, आज जाके आ गया 24,206। तो कल नहीं बनी, आज बन गई। मतलब अपसाइड कल नहीं, मतलब जाते जाते रह गया। 181 का हाई बना और नीचे आ गया एक्सपायरी प्रेशर में। आज एक्सपायरी प्रेशर रिलीज हुआ तो चला गया। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अब 206 मेरा टारगेट नहीं रह गया। अब मेरा टारगेट ऊपर का हो गया है 24,310 का। तो 206 का टारगेट था, मान लीजिए कि अचीव हो गया है, उससे ऊपर चलना है। बट मैं टारगेट रिवाइज कर रहा हूँ 24,310 का। यहाँ तक मेरे को निफ्टी जाते हुए दिख रही है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी दिक्कत है। बैंक निफ्टी मेरे को चाहिए 55,833 के ऊपर, तब मैं बाई देना स्टार्ट करूंगा। कल 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किए थे, आज 20 डे मूविंग एवरेज 55,626 रिक्लेम जरूर हो गया है। बट मैं 75 मिनट के चार्ट पे पहले एक बार ब्रेकआउट देखना पसंद करूंगा बिफोर आई बाई बैंक निफ्टी। वो है 55,833 के ऊपर। तो व्यू और बायस मेरा दोनों बुलिश है। निफ्टी में तो आउटराइटली कल भी ट्रेड था, आज भी ट्रेड है। एक अचीव हुआ टारगेट, दूसरा भी हो ही जाएगा। बैंक निफ्टी मेरा लेवल पार होगा तो मैं बाई करना स्टार्ट करूंगा या बाई देना स्टार्ट करूंगा। उसके बाद बैंक निफ्टी में मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो आप मान के चलिए कि समवेयर अराउंड 56,474 का रहेगा। तो आई एम आउटराइटली बुलिश, मैं बाई करके ही चलना पसंद करूंगा। मेरा बेरिशनेस का कोई भी मतलब ऐसा वो नहीं है। अगर हल्का सा पुल बैक आता भी है तो मैं वेट एंड वॉच के मूड में रहूंगा। जैसे ये पहला बेयर ट्रैप या ब्रेकआउट बनता है तो मैं तुरंत ऊपर चढ़ के लॉन्ग करना पसंद करूंगा बजाय किसी भी तरह के शॉर्ट के। दूसरा, कल भी सुबह मैंने इंडिकेट कराया था कि आज मंथली एक्सपायरी है। पोजीशंस पे बहुत ध्यान रखिए और ईओडी में भाव को भी बहुत ध्यान से देखिएगा। तो कल के सेशन में फ्यूचर्स पे 2,05,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। पूरा मंथली रोल ओवर होने के बाद भी केवल 35,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर हुआ और 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स पे अभी भी शॉर्ट है। और फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला लें
तो 7,38,000 से घट के केवल 7,16,000 कॉन्ट्रैक्ट पहुंचे, नहीं 20,000 कॉन्ट्रैक्ट घटे हैं, जिसमें से 35,000 कॉन्ट्रैक्ट वहां घटे थे फ्यूचर्स पे और नेट पे केवल 20,000 घटे हैं, यानी ऑप्शंस पे शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुई है। तो नेट बेसिस पे 20 घटे हैं, ग्रॉस बेसिस पे 35 घटे हैं। तो ये जो 16,000 कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस आया है, ये शॉर्ट एडिशन ऑन दी ऑप्शन साइड आया है। तो अभी भी हम हेवी शॉर्ट पे बैठे हैं एफआईआई की, और छोटी सी चिंगारी इसको बम की तरह फोड़ेगी, और जब बम फटेगा तो मतलब मल्टीपल लेवल में डिस्कस आपके साथ कर सकता हूँ, 57,457, 457, 56,732, फिर एक 57,000, फिर एक 57,200। बट ये बम अगर फटा तो इसका टारगेट होगा 57,456। मिडवे छोटे छोटे मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं, बट टारगेट 57,456 का रहेगा, और निफ्टी पे टारगेट 24,310, और उसके बाद पे सीधा जो स्विंग हाई बना है 24,601, ये टारगेट रहेगा। तो अगेन दैट बीइंग सेड, शॉर्ट्स को क्लियरली अवॉइड करके चलिए, जब भी मौका मिले, चाहे ब्रेकआउट पे चाहे बेट ट्रैप पे, लॉन्ग करके चलिए, लॉन्ग करके चलना है। चलिए, तो अविनाश सर का मानना है कि अभी एक दायरे में रहेगा, अंशु सर का मानना है लॉन्ग करके। अविनाश जी से एक छोटा सा सवाल था, कल मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया, क्या अमेरिका का क्रूड प्रोडक्शन पूरे ओपेक देशों को मिला के उससे ज्यादा हो चुका है, या अभी भी ओपेक ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कंपेयर टू अमेरिका? ये मेरे को कहीं भी ठीक ठाक डेटा नहीं मिला। मतलब ChatGPT तो वही है, मिस्टू का होमवर्क नहीं चेक कर पा रहा है, अलग अलग तरीके से पूछता हूं तो अलग अलग तरीके से जवाब दे रहा है। अविनाश सर? नहीं, मेरा तो वो भी जितना भी अवेलेबल डेटा है, नॉलेज है, मैं कहूंगा कि यूएई सबसे बड़ा प्लेयर है। अभी भी यूएस ने अपने सारे ऑयल रिजर्व्स यूटिलाइज ही नहीं किए, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अपने खुद के ऑयल रिजर्व्स इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, ओपेक को मेरे ख्याल से निकलने का एक कारण यही है कि यूएई को थोड़ा सा फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ओपेक का एक कॉल होता है कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितना सप्लाई करना है। तो ये बात मेरे ख्याल से अभी जम नहीं रही है इन द करंट सिनेरियो, क्योंकि जिस प्रकार से अभी ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, शायद यूएई सोच रहा है कि इस मौके का फायदा ले और जो भी प्रोडक्शन और सप्लाई करना है वो खुद ही डिसाइड करे, और उसी लिए ये उनके लिए तो शायद ठीक रहेगा, लेकिन जो कंज्यूमर है, जो कंट्रीज है इंडिया के जैसे, उनके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो प्राइस बहुत वॉलेटाइल रहेगी और इसका असर हमारे लिए ऑलरेडी नेगेटिव हो रहा है। ठीक, आते हैं जरा अंबाला मैम के पास। अंबाला मैम, आप देखिए बाजार को, और अब तक दो राय आई है, अंशुल जी पॉजिटिव है, अविनाश सर का मानना है रेंज बाउंड, आप किस तरफ है? मैं पॉजिटिव बायस पर हूं, और मेरी दो कंडीशंस अगर उसमें से कोई भी मीट होगी तो मैं मार्केट में फर्दर डाउन साइड देखती हूँ, अदरवाइज नो, या तो साइडवेज या ऊपर। और मई में मोस्ट लाइकली हम लोग मार्च के हाई को ब्रीच करके ऊपर की तरफ एक बार जाने वाले हैं। मैं मार्च की बात कर रही हूँ, मैंने अप्रैल की बात नहीं की है। तो पॉजिटिव बायस है, और कंडीशन यही है कि इंडिया, चाइना या रशिया, इन तीनों में से कोई एक कंट्री इस वॉर में एक्टिव मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट कर दे, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी जो लड़ रहे थे आपस में, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू बैक आउट। तो वो खटक जो है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो क्रैक जो है, वो ऑलरेडी उस इंटेंसिटी ऑफ दैट वॉर ऑलरेडी दिख रहा है। तो इट्स लाइक मोर अ काइंड ऑफ, इट्स के कोल्ड कंडीशन में जा रही है, अभी नेगोशिएशंस होंगे, या फिर दूसरा कि न्यूक्लियर वॉर हो जाए। तो न्यूक्लियर वॉर में ना तो अपनी मार्केट फिर दूसरे की भी क्या, तो वो कंडीशन भी मुश्किल है। वहीं जाकर के मार्केट में कुछ हम लोग फर्दर ये दो कंडीशंस में से एनी ऑफ द वन कंडीशन अगर मीट होती है तो फर्दर डिक्लाइन है, अदरवाइज लो। तो आप पॉजिटिव अपसाइड लेकर चल सकते हैं। मैंने कुछ स्टॉक्स तैयार किए हैं, अगर आप टाइम दे देंगे तो मैं भी शेयर कर दूंगी। बता दीजिए। फाइन, थैंक यू। तो पहले तो एडलवेज है, जिसको मैं 124 से ट्रैक कर रही हूँ, और अभी 127, बीच में 129 भी चला गया था, अभी 127 के पास में है। यहाँ से बाय लेके 135, 135 एंड 150, ये दो टारगेट के लिए इसको देख सकते हैं, विद स्टॉप लॉस एट 117। ये है पहला ट्रेड, 4 है। और दूसरा है पेट्रोनेट। पेट्रोनेट अभी चल रहा है आपका, थोड़ा सा बढ़ा क्या, एक सेकेंड, स्क्रीन पर पेट्रोनेट इज इन द रेंज 275 से 280 के पास ही है, अभी इसी रेंज में आप बाय ले सकते हो, और द टारगेट्स ऑफ 195 एंड 305 विद स्टॉप लॉस एट 160, ये स्टॉप लॉस होगा। थर्ड स्टॉक है, मतलब ये स्टॉक फिर अपने चलते रहेंगे और एंट्री अदरवाइज मिस हो जाएंगे, देन फर्दर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ऑयल कंट्री टेबुलर वाला जो स्टॉक है, इसका आपको मिलेगा ऑयल काउंट अप, ये ऑयल कंट्री टेबुलर करके जो
काउंटर है। इससे पहले भी एक बार आपने जो छोटे से ऊंची छलांग में बातचीत की थी, उस समय पर भी ये स्टॉक काइंड ऑफ 44-45 के पास में रेकमेंड किया था, उसके बाद 60 के ऊपर गया है। बट अभी फिर से इट इज क्लोज टू 60 के पास चल रहा है अभी। 60 रुपए के पास मेरा मन था कि मैं बाइंग रेकमेंड करूं, लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर आया है। इफ यू कैन मैनेज दैट तो 65 और 70 रुपए के टारगेट है, 55 रुपए का रहेगा स्टॉप लॉस। एंड द लास्ट इज स्वान कॉर्प। तो फोर्थ स्टॉक ऑफ द डे है और इनफ है पीरियड। ये ऑयल कंट्री वाला मैम अभी खरीद सकते हैं क्या? हाँ जी, ऑयल कंट्री अभी खरीदे तो 65 और 70 का टारगेट रखे ना। 65 एक बार जरा Yes. स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा, थोड़ा मतलब नया ट्रेड कोई भी हो तो तुरंत फटाफट। चलिए Oil country, तो 65-70 दो टारगेट दिए हैं। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 55 चलिए अच्छा 5-5 रुपए का मैम। ये कल से आपने ये जो मतलब 5 का जो प्ले कर रही हैं बहुत शानदार। तो 65-70 दो टारगेट। 5 इज माय बर्थ नंबर। मैं 5 तारीख की पैदाइश हूँ। वाह वाह वाह। एनीवे, चलिए अब थोड़ा सा मतलब अगर आप महीना भी बता देंगे तो दर्शक आपको विश भी कर दिया करेंगे, है ना? नहीं। तो बहुत शानदार। तो 60 रुपए सॉरी 55 का रखिए स्टॉप लॉस। वैसे सबको मालूम ही है, फरवरी है ना, वाह। मालूम ही था। तो मैंने वाह। बोला था उस दिन की ऐसी बातें मत करो, मेरा बर्थडे है, मतलब हाँ, बर्थडे के दिन हाँ, कितने याद आ कुछ गया, खराब याद आ कमेंट गया। किया जी, था। जी, जी, वो मिस तो हो गया मुझे। हाँ बताया था yes. आपने। जी, जी। चलिए रफ्तार पकड़ लिए मैम आप, एक बार जरा उसको दिखा देते हैं। चलिए 117 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए। 150 तक के टारगेट ईडल वाइज में देखने को मिल सकते हैं। 62 का लेवल क्रॉस कर गया। 3% मैम, एक सेकंड, 3% की तेजी देखने को मिल रही है अब। 62 रुपए का लेवल है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 55 का लगा दीजिए, लगाने की सलाह दी गई थी मैम। 62 पे आ गया है। अगर 65 के आसपास पहुंचता है आज के इंट्राडे में तो क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या 70 के लिए आगे बढ़ना चाहिए? 70 का वेट कर सकते हैं। और 70 का दूसरा एंड लास्ट, जी हाँ बताइए मैम। लास्ट काउंटर है स्वान कॉर्प। पहले भी डिस्कस हो चुका है, लोअर प्राइस पर लाइक 220, 325, 330 पर एक बार पहले रेकमेंड किया है। पिछले 10 एक दिन पुरानी बातें है ये। अभी भी इसमें पोटेंशियल है। फ्रेश ब्रेकआउट, फ्रेश मोमेंटम अभी बन सकता है इसमें। नाउ एट द प्राइस इज 356 समथिंग चल रहा है कुछ पॉइंट्स, और यहाँ से 400 रुपए एंड 450 ये दो टारगेट्स के लिए इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। स्वान कॉर्प में जो स्टॉप लॉस है वो 315 का है। तो ये 4 स्टॉक्स है जो मुझे लग रहा है कि आज की मार्केट में या तो आपको पहला टारगेट दे देंगे, और अगर आपने हफ्ता 10 दिन होल्ड कर लिया तो सेकंड टारगेट्स के भी आप वेट कर सकते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन साथ एक बार फिर से फोकस में आया है फार्मा। अविनाश सर। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, नजरिया अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो फिर इसमें कोई इमीडिएट बढ़त नहीं आएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो परफॉर्मेंस है, लग तो रहा है कि ये वन टाइम वाला मामला है। मुझे नहीं लगता है कि अगला क्वार्टर खराब आएगा, और जिस प्रकार से प्रोविजनिंग हुई है इसका असर इनके बॉटम लाइन पे इस बार आया है। मुझे लगता है कि नजरिया अगर आपका कम से कम साल भर का है तो निवेशित रहिए। देखिए अगला क्वार्टर दैट इज जून क्वार्टर, हमारा मानना है कि फोर्थ क्वार्टर के मुकाबले में काफी अच्छा होगा। ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ काफी अच्छा है और यही मार्केट्स को पसंद आ गया है, बट डेफिनेटली थोड़ा लंबा समय यहाँ पे देना जरूरी है। और एक बात विपुल, जैसे आपने सन फार्मा की बात की, तो देखिए सन फार्मा ने जिस प्रकार से अभी एक्विजिशन की है, जो वुमेन्स हेल्थ केयर सेगमेंट में जो कंपनी खरीदी है ऑर्गेनॉन, ये काफी बड़ी है और इसका भी असर आपको FY27 में देखने को मिलेगा। तो देखिए सन फार्मा की एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी वो कोई कंपनी खरीदती है तो उसको टर्न अराउंड करके उसको काफी प्रॉफिटेबल बनाते हैं। तो ऑलरेडी स्पेशलिटी कैटेगरी में तो वो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। अभी ये कंपनी आने के बाद मुझे लगता है कि 27 और 28 के नंबर बहुत तगड़े आएंगे। तो सन फार्मा पे भी नजर रखिए। अगर आपको मौका मिलता है, कोई प्रॉफिट बुकिंग में ये स्टॉक थोड़ा हल्का होता है तो इसको भी खरीदने का मौका समझना चाहिए। चलिए तो ये बात जो है सन फार्मा और पिरामल फार्मा को लेकर के निकल के आइए। सर स्ट्राइड फार्मा सर अविनाश सर, चूंकि 27-28 हो गए हैं, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। अभी के लिहाज से जितनी अनिश्चितताओं का माहौल देखने को मिल रहा है हॉर्मूज को लेकर के, क्रूड को लेकर के, अभी मई सीरीज़ के लिए कोई सेक्टर अगर पकड़ना हो, हालांकि आप शॉर्ट टर्म पे कम बात करते हैं, लेकिन वैसे आपको ओवरऑल अच्छा सेक्टर कौन सा लग रहा है अभी? क्योंकि देखिए पावर में रैली आ गई, डिफेंस में रैली आ गई, वो सेक्टर जो अभी आपको लगता है कि यहाँ पे अभी रैली आनी बाकी है, वो कौन से हो सकते हैं सर? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से क्लियरली जो सेक्टर मुझे लगता है जो चलेगा वो सीमेंट हो सकता है। सीमेंट में नतीजे भी काफी अच्छे आ गए और मुझे लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं मार्केट को इस सेक्टर से थोड़ा सा लगाव होना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ा गवर्नमेंट का कैपेक्स प्रोग्राम है, प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं देखिए क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो इनको भी होगी, लेकिन इतना भी नुकसान नहीं होगा।
तो मैं कहूंगा कि सीमेंट एक अच्छा सेक्टर है, अल्ट्राटेक है, रैमको सीमेंट है, हेडलबर्ग सीमेंट है, ये थोड़े से अच्छे इन्वेस्टमेंट जोन में कंपनीज है जहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है मीडियम टर्म के लिए। अदरवाइज मुझे लगता है ऑटो ही चलेगा, क्योंकि ऑटो के नंबर्स आपको इस क्वार्टर के नंबर्स अप्रैल टू जून के नंबर्स भी काफी अच्छे आने की उम्मीद है। तो कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार, टू व्हीलर्स, ये सारे सेगमेंट्स में आपको डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से ऑब्वियसली मानसून किस प्रकार से बढ़ता है ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ऑटो और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिलेक्टिव बाइंग अगर आप करते हो तो डेफिनेटली अच्छी खासी कमाई सीमेंट में। चलिए ठीक। और क्या सर, हालांकि अभी हमारा अगला सेगमेंट उसी पे होगा, क्या डिफेंस में अब प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ रहा है सर क्या? नहीं, देखिए डिफेंस में मुझे लगता है कि आपको रेगुलरली थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी क्या हो गया कि ये सारे स्टॉक्स जो अभी चर्चा में है, जैसे गार्डन रीच हो गया, मजगांव हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सारे कंपाउंडर स्टॉक बने। अभी वो जमाना नहीं है जब यहाँ पे मल्टी बैगर मिलेंगे। तो 15% 20% जब भी ये स्टॉक्स में कोई रैली आती है तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इतने भी सस्ते नहीं है, ये फेयर टू एक्सपेंसिव है। तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और लंबी नजरिया से ही इसमें एंट्री करिए। चलिए ठीक। सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से अविनाश सर? नहीं, जो भी स्टॉक्स आज हमने बात की विपुल, हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों को हमने वही स्टॉक्स मेंशन किए, पर्सनल लेवल पे कोई पोजीशन, पर्सनल लेवल पे कोई वो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। बहुत बहुत